नमस्कार दोस्तों। जिंदगी बहुत हसीन है, कभी हंसाती है तो कभी रुलाती है, लेकिन जो जिंदगी की भीड़ में खुश रहता है, जिंदगी उसी के आगे सिर झुकाती है। तो दोस्तों, ये कहानी एक ऐसे व्यक्ति की है जिस पर कई दुख के पहाड़ टूटे, पर उसने कभी अपने नसीब को नहीं कोसा, वो परिस्थितियों के आगे कभी झुका नहीं। ये कहानी एक ऐसे अनाथ बच्चे की है जिसने अपनी हिम्मत और हुनर के दम पर बना डाली 23 लाख करोड़ की कंपनी। तो दोस्तों, ये कहानी है लुई वितो की। एक वक्त उनके सर पर छत नहीं थी, खाने को रोटी नहीं थी, पर वे ना तो झुके ना ही रुके। 4 अगस्त 1821 के दिन इटली के अंचाय में एक गरीब परिवार में लुई वितो का जन्म हुआ था। पिता खेती करते थे, माँ हैट बनाती थी। परिवार का गुजर बसर बड़ी मुश्किल से होता था। ये वो वक्त था जब फ्रांस नेपोलियन बोनापार्ट के सैनिक हमलों से उभर रहा था। किसान बर्बाद हो चुके थे, फ्रांस भी आर्थिक रूप से बर्बाद हो चुका था। लुई बचपन से मजदूरी करके अपने परिवार की मदद करते थे। वे खेतों पर काम करते, पशुओं को चराते। लुई की उम्र महज 10 वर्ष की थी तो मां की मृत्यु हो गई। पिता ने दूसरी शादी कर ली। सौतेली मां भरपेट खाना भी नहीं देती थी, चैन से जीने नहीं देती थी। लुई इस दुनिया में पिता के होते हुए भी अनाथ हो गया। 13 वर्ष का लुई अब पेरिस आ पहुंचा। उसने पेट भरने के लिए आर्टिस्ट और कारीगरों के यहां मजदूरी करना शुरू किया। लुई ने लकड़ी, मेटल, फैब्रिक, पत्थर पर कलाकारी करना सीखा। इस काम से पेट तो भर जाता, मगर सिर छिपाने के लिए छत नहीं थी। ऐसे में लुई रात को कंबल ओढ़कर लकड़ियों के ढेर पर सो जाता। लेकिन लुई का सपना था कुछ कर दिखाने का, और जिसके सपने बड़े होते हैं उसे भूख, प्यास और ठंड का भय नहीं रहता। तो लुई को अपने काम से मात्र पेट भरता था, लेकिन वो हुनर सीख रहा था, और इसी स्किल के दम पर उसने बनाई थी दुनिया की सबसे बड़ी फैशन ब्रांड। यहां मैं नौजवानों से कहना चाहूंगा कि जिंदगी में कोई स्किल सीखो, और जब आप स्किल सीख लेते हो तो पैसा और शोहरत झक मारकर आपके पीछे आता है। इसी दौरान इंग्लैंड में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ, रेलवे की शुरुआत हुई। लोगों ने रेलवे में ट्रैवल करना शुरू किया, लेकिन एक समस्या थी कि ट्रेन में सामान कैसे लेकर जाए। लोग ट्रेन में पेंटिंग, कपड़े, फर्नीचर लेकर ट्रैवल करते थे। तो कारीगरों ने इस अपॉर्चुनिटी का लाभ उठाया। उन्होंने ट्रेन जर्नी के लिए लकड़ी के बॉक्स बनाने शुरू किए। इस वक्त लुई एक कुशल कारीगर बन गए थे। उन्हें एक मौके की तलाश थी, और उन्हें यह मौका दिया मॉन्सियर मेरेकल ने। मॉन्सियर ने लुई को अपनी दुकान में कारीगर के रूप में काम करने का मौका दिया, और यहां लुई ने अपने हुनर को हीरे की तरह तराशा। लुई धीरे धीरे मॉन्सियर मेरेकल के फेवरेट बॉक्स मेकर बन गए। लुई ने फ्रांस की रानी के लिए भी ट्रैवल बॉक्स बनाया, और वो बॉक्स रानी को इतना पसंद आया कि रानी ने लुई वितो को अपना पर्सनल बॉक्स मेकर बना दिया। लुई वितो ने 1 साल तक महारानी के लिए काम किया, फिर अपनी खुद की दुकान खोलने का निश्चय किया, और इस तरह से शुरुआत हुई लुई वितो की। उन दिनों ट्रैवल बैग लेदर के बने होते थे, और इन बैग को पानी से बचाने के लिए इनको डोम शेप में बनाया जाता था। लेकिन डोम शेप होने के कारण एक समस्या थी कि बैग को एक दूसरे के ऊपर नहीं रख सकते थे। लुई के दिमाग में एक आइडिया आया। उन्होंने लेदर के बदले कैनवास के बैग बनाने का शुरुआत की। कैनवास वजन में हल्का होता था, टिकाऊ भी था, और कैनवास के बैग को मनचाहा आकार दे सकते थे। और सबसे बड़ी विशेषता कि कैनवास के बैग को एक के ऊपर एक रख सकते थे। लुई के बनाए कैनवास के बैग ने पूरे मार्केट में तहलका मचा दिया। लुई के बने कैनवास के बैग काफी अट्रैक्टिव होते थे। मात्र 2 साल में लुई वितो मोस्ट पॉपुलर ब्रांड बन गया। दोस्तों, यहां हमें सीखने को मिलता है कि दुनिया में समस्या खोजिए, उसे सॉल्व कीजिए, तो पैसों की आप पर बारिश होगी। लुई के सपने काफी बड़े थे। वो ट्रैवल बैग पर ही नहीं रुके, उन्होंने हैंड बैग बनाना शुरू किया। उन दिनों हैंड बैग कैरी करना एक सिरदर्द था।
लोग मजबूरी में हैंडबैग कैरी करते थे, लुई विटो ने हैंडबैग को हल्का और अट्रैक्टिव बना दिया और डिजाइनर हैंडबैग्स तैयार किए। लुई विटो ने हैंडबैग को एक एक्सेसरी बना दिया। फ्रांस में महिलाएं अपने कपड़ों के मैचिंग के हैंडबैग्स रखने लगी। लुई विटो ने अपने बेटे जॉर्ज को भी अपने बिजनेस में इन्वॉल्व किया। जॉर्ज विटो भी अपने पिता की तरह एक जीनियस था। उसने ट्रैवल बैग्स पर लॉक्स लगाए। अब ये एक इनोवेटिव आइडिया था। इससे पहले ट्रैवल बैग्स पर लॉक नहीं होते थे। लॉक लगाने से सामान सुरक्षित हो गया। जॉर्ज ने ट्रैवल बैग्स पर पैटर्न बनाने शुरू किए। लेकिन वक्त बदला। अब फ्रैंको पर्शियन वॉर की शुरुआत हो गई। फ्रांस और पर्शिया के वॉर के कारण बिजनेस बंद हो गया। लुई विटो को अपना घर और फैक्ट्री छोड़कर सुरक्षित जगह पर जाना पड़ा। लुई विटो को अपने पूरे परिवार के साथ रेफ्यूजी कैंप में तंग जगह पर रहना पड़ता था। इस रेफ्यूजी कैंप में भरपेट खाना भी नहीं मिलता था। खैर, लड़ाई पूरी हुई। लड़ाई के बाद घर लौटे तो पाया फैक्ट्री बर्बाद हो चुकी थी। सामान चोरी हो गया था। कोई दूसरा व्यक्ति होता तो टूट जाता, लेकिन लुई विटो परिस्थितियों की आग में तपा हुआ सोना थे। लुई विटो ने अपनी सेविंग से वर्कशॉप सही करवाया, दुगनी मेहनत की और 6 महीने में बिजनेस फिर से पटरी पर आ गया। लुई विटो ने नई टेक्नोलॉजी का उपयोग किया, बैग्स को नए नए डिजाइन बनाए। लुई को विदेशों से भी ऑर्डर मिलने लगे। लुई विटो ने अपना पहला इंटरनेशनल स्टोर खोला लंदन में। अपने बिजनेस को वर्ल्ड वाइड फैलाया। विदेशों में ब्रांडिंग की। लुई ने अपने प्रोडक्ट्स का कैटलॉग बनाया और ये कैटलॉग बनाने वाली ये सबसे पहली कंपनी थी। तो लुई विटो की 72 वर्ष की आयु में मृत्यु हो गई। पिता की मृत्यु के बाद जॉर्ज विटो ने विरासत को संभाला और अपने ब्रांड को और पॉपुलर बनाया और नाम दिया अपने पिता को श्रद्धांजलि देने के लिए लुई विटो। आज ये कंपनी लग्जरी फैशन में सबसे बड़ी ब्रांड है। आई एम श्योर दोस्तों ये आपको वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। हैव ए वेरी नाइस डे।